दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है न्यूज अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ गौरी कुबेर। आइए अब रुख करें डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। मुथूट फाइनेंस ने घुमाया परिवर्तन का पहिया, बेंगलोर में फुल्ली ऑटोमेटेड व्हील चेयर्स किए डोनेट। फ्रेंड्स, इस दुनिया को बेहतर रूप से एक्सेसिबल यानी सुलभ बनाने के लिए उठाया गया कोई भी कदम विकलांगों के प्रति दुनिया के रवैये को बदलने में मददगार साबित होता है। भारत का सबसे बड़ा गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस इस दिशा में पहल करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में पूरी तरह से स्वचालित व्हील चेयर्स दान किए हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण जन समुदाय है जो व्यावहारिक रूप से निर्बल है और मैनुअल व्हील चेयर्स का उपयोग करने में असमर्थ है। ऐसे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मुथूट फाइनेंस ने घोषणा की है कि वह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान करेगा। वर्तमान में ये सुविधा बेंगलोर में मौजूद 12 से 40 वर्ष की आयु के बीच के पात्र व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। दरअसल मुथूट फाइनेंस अभी व्हील चेयर के लिए आवेदन का स्वीकार कर रही है। उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्देशों का एक सेट भी जारी किया है। आवेदन के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड यानी कि BPL कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, एक स्थानीय प्रतिनिधि से एक सिफारिश पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र माने के मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रदान करने होंगे। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस ने जनवरी 2021 में विकलांगों की मदद के लिए केरल में एक परियोजना के तहत जरूरतमंदों और बेघरों को मुफ्त में व्हील चेयर प्रदान की। इस प्रारंभिक परियोजना में 34 व्यक्तियों को लाभ हुआ था। ऐसी ही एक 2019 साल की परियोजना के विस्तार के रूप में ये नई परियोजना बनाई गई है। 2019 में मुथूट फाइनेंस ने 101 लोगों को कृत्रिम पैर प्रदान किए थे। बेंगलोर में अपने विस्तार के साथ साथ मुथूट फाइनेंस की भारत के अन्य हिस्सों में व्हील चेयर वितरित करने की योजना आखिरकार जड़ पकड़ रही है। ओडिशा में विकलांग छात्रों की ऑफलाइन परीक्षाओं को किया गया स्थगित। दोस्तों, द ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी OHRC ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSE को 139 विकलांग छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा लेने से रोक दिया है। ये परीक्षा 30 जुलाई से शुरू होने वाली थी। NGOs और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 100% ग्रांट पे चलने वाले 9 स्कूलों में
139 छात्र पढ़ते हैं। NARC कोर कमेटी के सदस्य और मानवाधिकार मोर्चा के अध्यक्ष मनोज जेना के द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने BSc को 6 अगस्त को अगली सुनवाई तक परीक्षा आयोजित नहीं करने को कहा है। कोविड की स्थिति में विकलांग छात्रों के लिए ये ऑफलाइन परीक्षा न केवल एक मनमानी है बल्कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर दिव्यांग छात्रों को इस दौरान कुछ भी हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी BSc की होगी। यूपी का पॉपुलेशन बिल है विकलांगता विरोधी। नोएडा के रहने वाले राम सागर के 3 बच्चे हैं। उनके सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटे को सुनने में अक्षमता है। एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट राम सागर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन वेलफेयर बिल के बारे में जानते तो थे, लेकिन विस्तार से नहीं। इस बिल के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक अत्यधिक आपत्तिजनक नजरिया अपनाया गया है, लेकिन इसमें से कुछ वर्गों के लोगों को छूट मिल सकती है। इसके तहत अगर पहले की गर्भावस्था से पैदा हुए 2 बच्चे विकलांग हो तो दंपति बाद में तीसरे बच्चे की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये धारा कई विकलांग बच्चों के लिए अपमान समान है। इससे ऐसा लगता है कि विकलांग बच्चा होने से तो अच्छा है बच्चा ना होना। माता पिता द्वारा अपने विकलांग बच्चों की हत्या कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण समाचार बन जाती है। अब राम सागर के आगे ये सवाल है कि आखिर सरकार की नजरों में उनके दोनों विकलांग बेटे एक समान हैं या नहीं। कुछ अन्य राज्यों में जिन्होंने 2 बच्चों के मानदंडों को कानून बनाया है, जैसे कि राजस्थान, तो वहां पर उन्होंने समानता को भी अपनाया है। यूपी के नियमों से साफ है कि ये विकलांगों को कमतर और कलंकित मानते हैं। गरीब विरोधी, महिला विरोधी और विकलांगता विरोधी प्रकृति को मिटाने के लिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। पूना में खास अभियानों के तहत 13,000 विकलांग लोगों का टीकाकरण किया गया है। दोस्तों, पूना में जून के महीने में शुरू हुए खास विकलांग जनों के टीकाकरण अभियानों के माध्यम से अब तक 13,000 से भी ज्यादा विकलांग जनों का टीकाकरण हो चुका है। इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 8,720, PMC के तहत 3,810 और PCMC के तहत 798 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के टीकाकरण केंद्रों पर विकलांग जनों को या तो प्राथमिकता दी गई या उनके लिए स्पेशल कैंप्स चलाए गए। अधिकारियों ने बताया कि विकलांग जन, गर्भवती महिलाएं तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल कैटेगरी बनाकर उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता प्रदान की गई। बिहार के साथ साथ अब राजस्थान में भी होगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में PWD के लिए 5% का आरक्षण। दोस्तों, राजस्थान में दिव्यांगों के स्पेशल कोर्ट ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को एक ड्राफ्ट बनाकर प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों के जॉब आरक्षण को 5% करने के निर्देश दिए। दोस्तों, बिहार राज्य सरकार पहले से ही ये कदम उठा चुकी है, जिसकी देखा देखी अब राजस्थान सरकार भी 5% का आरक्षण लागू करवाएगी। डिपार्टमेंट ने ये आश्वासन दिया है कि वे ड्राफ्ट बनाते समय दिव्यांगों के हितों का और अधिकारों का पूरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इस केस में दिव्यांग अधिकार महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट श्री हेमंत भाई गोयल ने दिव्यांगों के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। जब बिहार में प्राइवेट जॉब्स में 5% का आरक्षण दिया जा सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? पहले से ही गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही कम रोजगार की अपॉर्चुनिटी होती है। राज्य में पहले से ही स्किल डेवलपमेंट और राजीविका स्कीम के तहत 5% का आरक्षण PWD के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है, तो अब रोजगार में भी इसे बढ़ाकर 5% कर दिया जाना चाहिए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षम हर हफ्ते आप सभी के लिए लेकर आता है स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेशन, और आप सभी इन सेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं और इन सब सेशंस का लाभ ले पा रहे हैं। उस सब के लिए हम खुश हैं और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फैंटास्टिक फ्राइडेज की जो सीरीज थी वो अब शिफ्ट होकर सुपर संडे सीरीज बन चुकी है। तो इस संडे यानी कि 1 अगस्त 2021 को जो हमारा अगला सेशन होगा वो होगा टॉक बैक मेन्यू एंड सेटिंग्स पर। तो इस संडे जुड़ना ना भूले हमसे हमारे सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम ट्रस्ट पर सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक संडे यानी कि 1 अगस्त 2021 को। सेशन के अंत में हम आपसे पूछेंगे कुछ बहुत ही आसान से सवाल जिनका जवाब देकर आप ले जा सकते हैं अपने लिए कुछ शानदार इनाम। सेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9266626368 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप जरूर जुड़े इन सेशन से और उठाएं लाभ एंड्रॉइड से जुड़ी हुई जानकारी का भी और ले जाएं अपने लिए कुछ शानदार इनाम भी। धन्यवाद। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। तैयार हो जाइए अपनी इंडियन पैरालंपिक टीम का स्वागत करने के लिए। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सर प्राप्त करना, पैसे जुटाना, यात्रा करना और कोच हासिल करना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है जो इन सब बातों का ध्यान रखती है। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन पैरा एथलीट्स के साथ भी काम करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जितने लोगों को भेज पाएगी उतने लोगों को भेजने की कोशिश करेगी। गो स्पोर्ट्स ने कई एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को शुरुआती दौर से ही अच्छा सपोर्ट दिया है। वे ओलंपिक्स की तरह ही पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को भेजने की तैयारी में है। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री नंदन कामत ने कहा है कि हम टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देख पाएंगे। मैंने पैरालंपिक खिलाड़ियों की जो तैयारी देखी है उससे ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा विकलांग समुदाय रहता है और यही वजह है कि यहाँ स्पोर्ट्स के माध्यम से हम अधिकतम विकलांगजनों के जीवन को भी बदल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत में स्पोर्ट्स का चुनाव करना और एक खिलाड़ी का जीवन जीना फिलहाल मुश्किल लगता है। कोरोना और कई खेलों के रद्द होने की वजह से खिलाड़ियों की मुश्किलें और बढ़ गई। हमारे खिलाड़ियों के लिए ये ठीक ऐसा ही था जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो। हमारे लिए खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ पर असर ना होने देना पिछले साल का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। गो स्पोर्ट्स में हमने खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ, फाइनेंस और इंफॉर्मेशनल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा है। उन्हें कोविड की जानकारी तथा वैक्सीन से जुड़े अपडेट्स देते रहे हैं। मुश्किल वक्त में हमारे खिलाड़ियों को हमने फाइनेंशियल तथा फिजिकल मदद भी की है। उनकी फैमिली से भी हम जुड़े हुए थे। श्री नंदन कामत ने आगे कहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी खिलाड़ी अपना पर्सनल, टीम और नेशनल बेस्ट देने की पूरी कोशिश में रहेंगे। सरकार कर रही है शिक्षा मल्टी मोड एक्सेस को विकसित करने के प्रयास। जी हाँ दोस्तों, मल्टी मोड एक्सेस यानी कि एक ही जानकारी को अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के अनुरूप अलग अलग पहुंच प्रदान करना। ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से में ई विद्या कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है। इस पहल में शामिल है कई अग्रणी कार्यक्रम। दीक्षा, एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी कक्षाओं के लिए QR कोडित पाठ्य पुस्तकों के साथ आता है। कक्षा 1 से 12वीं तक प्रति कक्षा एक स्वयं प्रभा टीवी नामक चैनल निर्धारित किया गया है। इस ई विद्या पहल के तहत रेडियो, सामुदायिक रेडियो और CBSE पॉडकास्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। इससे शिक्षावाणी का व्यापक उपयोग होगा। साथ ही साथ डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी और NIOS वेबसाइट तथा YouTube पर सांकेतिक भाषा में ई कंटेंट डेवलप कराया जाएगा। डेजी के अंतर्गत नेत्रहीन लोगों के लिए डिजिटल टॉकिंग बुक्स और प्रिंटेड बुक्स का निर्माण भी किया जाएगा।
इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने नए रेगुलेशंस यानी अधिनियम निकाले हैं, जिनके तहत कई कोर्सेज अब पूरी तरह से ऑनलाइन भी पूरे किए जा सकेंगे, माने के फुल टाइम ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, हाल ही तक यूजीसी और ओडीएल के प्रावधानों के अनुसार कोविड-19 के चलते कई कोर्सेज को 20% तक ऑनलाइन कर दिया गया था। यूजीसी ने ये सीमा बढ़ाकर अब 40% कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम यानी FTTH कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य भी किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने छात्रों के बीच सुरक्षित डिजिटल लर्निंग के लिए एक साइबर सुरक्षा पुस्तिका भी लॉन्च की है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है निष्ठा। दोस्तों, ये पूरी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा को एक प्रश्न के जवाब के रूप में लिखकर भेजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड से लंबे समय तक ग्रसित होने वाले लोगों के लिए एक नया विकलांगता कानून बनाने की मांग की है। पिछले सोमवार को उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस कोविड-19 के दीर्घकालिक लक्षणों वाले लोगों को भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन से बचाना चाहता है। दोस्तों, जो बाइडेन ने ये सब अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कानून के लागू करने पर 31 साल पूरे हो जाने के मौके पर रखे कार्यक्रम में कहा, इस कानून के तहत PWD को डिस्क्रिमिनेट करना यानी PWD के साथ भेदभाव करना एक दंडनीय अपराध या अवैधानिक गुनाह माना जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के परिणामों का लंबे समय तक सामना करने वाले लोगों को डिसेबिलिटी लॉ के तहत कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज और स्कूल्स में इन लोगों को अलग से आवास की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। गंभीर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स के खत्म हो जाने के बाद भी यूएस एजेंसीज उन्हें सहकार्य करती रहेंगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मस्तिष्क के विकार तथा क्रॉनिक कंडीशंस में ये मदद मिलती रहनी चाहिए। इन कंडीशंस की वजह से कभी कभी डिसेबिलिटी की शुरुआत भी हो सकती है। फरवरी 2021 में WHO की जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड के 10 में से एक पेशेंट को ठीक होने के 12 हफ्तों के बाद भी कई शारीरिक कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। कईयों को तो इससे भी ज्यादा समय तक परेशानी रहती है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक पिटीशन को मंजूरी देते हुए एक शेड्यूल्ड कास्ट विकलांग व्यक्ति को सिविल जज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए अनुमति दी है। दोस्तों, आप ये जान ले कि SC, ST, OBC ये सभी आर्टिकल 16 के तहत वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। वैसे ही PWD, विमेन, वेटरन्स, ट्रांसजेंडर्स ये सब आर्टिकल 15 के तहत हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आते हैं। अब अगर कोई विकलांग छात्र जो शेड्यूल्ड कास्ट है और उसे सीट मिलनी है तो इस रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से उसे SC कोटा में सीट मिलेगी। पेटिशनर सरोज देहारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें SC कोटे में सिविल जज क्लास 2 में नियुक्ति मिली, जबकि वे चाहती थी कि उन्हें PWD कोटा से ये नियुक्ति मिले। दोस्तों, सरोज जी को 68% परमानेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और उन्हें 450 में से 224 मार्क्स मिले हैं। उनके मुताबिक वे अकेली ही ऐसी उम्मीदवार थी जो विकलांग थी और उन्हें इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था। उनके साथ SC कैटेगरी में 474 अन्य उम्मीदवार भी थे। तो अब उनके सामने कई विकल्प बनते थे। 4 सीटें थी फिजिकली हैंडीकैप्ड इन ओपन कैटेगरी, 1 सीट थी फिजिकली हैंडीकैप्ड इन शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, 2 सीटें थी फिजिकली हैंडीकैप्ड इन शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। लेकिन जब नतीजे बाहर आए तो पता चला कि सरोज जी को कोई हॉरिजॉन्टल आरक्षण नहीं मिला है और उन्हें ओपन की 4 सीटों में से आखिरी नियुक्ति मिली है। इस केस में काफी दिनों तक युक्तिवाद करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये नोटिस किया कि अधिनियम 2016 के तहत ऐसे केसेस में रिजर्वेशन पर PWD के अधिकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को
सर्वप्रथम उसके मार्क्स तथा कैटेगरी के अनुसार निर्णय मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए उस कैटेगरी के लिए निर्धारित मिनिमम मार्क्स भी उस कैंडिडेट को प्राप्त करने होंगे। एससी कैटेगरी में उस वर्ष लास्ट एससी कैंडिडेट को 228 मार्क्स थे, जबकि सरोज जी को 224 मार्क्स मिले थे। कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन कैटेगरीज नियुक्ति पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो गुणवत्ता प्राप्त प्रतिभागियों को सिस्टमैटिकली अपॉइंट करने के लिए है। मेरिट के सिवाय केवल कैटेगरी बेसिस पर नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती। इसीलिए पिटिशनर ने रिजर्वेशन के लिए गलत आवेदन किया है, लेकिन क्योंकि आवेदक ने इंटरव्यू में 50 में से 35 गुण प्राप्त किए, तो उन्हें ये नियुक्ति मिलनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक दशक से चली आ रही एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहानी। ये कहानी आपको कई हिंदी फिल्मों की याद दिला देगी और इसका दी एंड भी हैप्पी सा है। दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश का मानसिक रूप से विकलांग युवा आमिर 2011 में यहाँ से लापता हो गया था। एक दशक बीत जाने के बाद आमिर फिर से मिल गया। इस दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में एक व्यक्ति ने इस लड़के को अमन के नाम से पाला पोसा। जबलपुर के मुस्लिम परिवार में जन्मा आमिर स्कूल जाने के बाद 2011 में एक दिन गायब हो गया। लड़का मानसिक रूप से विकलांग था। उसने पुलिस से भी मदद मांगी। घर वालों ने भी उसे ढूंढने के लिए जी जान लगा दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने इस बात को अपना नसीब मान लिया और खोज बंद कर दी। 2011 में स्कूल के बाहर घूमने फिरने के बाद अलग अलग ट्रेनों में सवार होकर आमिर नागपुर पहुंच गया। एक एनजीओ ने उसे नागपुर के समर्थ रामदास दामले नामक एक व्यक्ति के द्वारा संचालित एक अनाथालय को सौंप दिया। दामले जी ने लड़के की पूरी देखभाल की और उसका नाम रखा अमन। उसका इलाज और उसकी शिक्षा शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद अनाथालय को बंद करना पड़ा। तब वहां के अधिकांश बच्चों को विभिन्न परिवारों ने गोद ले लिया, लेकिन आमिर को मानसिक अक्षमता होने के कारण उनके लिए कोई नहीं आया। फिर दामले जी ने ही उसे अपने परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया, जिसमें एक बेटा और बेटी पहले से शामिल थे। कुछ साल पहले दामले ने लड़की के लिए आधार कार्ड बनवाने का फैसला किया, जिसमें उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने शिकायत के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI से संपर्क किया। उसमें उन्होंने अमन का पंजीकरण करवाया और जैसे ही अमन के अंगूठों के निशान लिए गए तो ये पता चला कि वो जबलपुर के निवासी आयूब खान के बेटे हैं। दामले ने खोज शुरू की और कुछ स्थानीय संपर्कों की मदद से हाल ही में परिवार का पता लगाने में वो कामयाब भी रहे। हालांकि इसके बाद भी कहानी में एक नाटकीय मोड़ बाकी था। करीब 20 दिन पहले खान परिवार आमिर को अपने साथ लेने के लिए नागपुर पहुंचा, लेकिन लड़के ने अपने जैविक माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। वे बिखर गए और अपने बेटे के बिना ही घर लौट आए। हालांकि कुछ दिनों बाद आमिर ने खुद जबलपुर में अपने पिता को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दामले परिवार उसे जबलपुर ले गया और कुछ दिन साथ बिताने के बाद आमिर को उसके माता पिता के साथ छोड़ दिया और नागपुर लौट आया। पिछले कुछ दिनों से वे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन रविवार को वो नागपुर जरूर लौट आते हैं। खान परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके पास दामले के प्रति अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है, जिन्होंने परिवार के सदस्य की तरह अपने बेटे की देखभाल की और 10वीं कक्षा तक उसकी पढ़ाई में मदद भी की। एक चाय की दुकान के मालिक आमिर के पिता आयूब खान ने बताया कि कैसे उनका बेटा कभी कभार लापता हो जाता था और वो एक दिन स्कूल के लिए निकल गया और वापस नहीं लौटा। खान परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके पास दामले के प्रति अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आमिर की मौसी यास्मीन ने ये भी बताया कि कैसे नागपुर पुलिस ने स्थानीय नगर सेवक से संपर्क किया और वे वहां आमिर से मिलने गए। दामले परिवार और पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आमिर हमें पहचान नहीं सके। उन्होंने मुझे फोन किया और मेरे देवर से बात की।
लौटने की कामना की। थाना प्रभारी हनुमंत लाल उमेश गोहानी ने कहा कि नागपुर पुलिस ने जबलपुर से लापता लड़के के बारे में पूछताछ की और आखिरकार टेढ़ी नीम क्षेत्र के मूल निवासी अयूब का पता चला, जिसका बेटा एक दशक पहले गायब हो गया था। औपचारिकताओं के बाद हमने लड़के को उसके परिवार को सौंप दिया। अधिकारी ने इस घटना की सराहना करते हुए कहा कि ये अंतरधर्मीय एकता का एक अनूठा उदाहरण है। आमिर या अमन इतने वर्षों के बाद अपने परिवार के साथ फिर से जुड़कर खुश हैं और उन्होंने कहा है कि वो दामले से संपर्क में रहेंगे, जिन्होंने एक बेटे की तरह उनकी देखभाल की। आमिर ने आगे ये भी कहा कि मैं दोनों परिवारों के लिए एक बेटा बनने की कोशिश करूंगा। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है, कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करें, हम उसे अपने शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए और न्यूज़ का सोर्स आपको हमें प्रोवाइड करवाना है। दोस्तों, अनर्थ इनसाइट एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस फर्म है। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में लगभग 3 करोड़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनमें से 1.3 करोड़ एम्प्लॉयबल है, यानी काम करने योग्य है, अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि लेकिन सिर्फ 34 लाख लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गवर्नमेंट लेड स्कीम्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 4 कैटेगरीज में 34 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, बाकी लोग अभी एम्प्लॉयबल हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक तरफ आईटी सर्विसेज में टीसीएस और एक्सटेंशन 2 कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है माइक्रोसॉफ्ट और सैप का। तो ये
सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट और सैप हैं, जबकि आईटी सर्विस सेक्टर में एक्सटेंशन और टीसीएस दो बड़ी कंपनीज है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जॉब देती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 3.4 लाख वर्कर बैंडविड्थ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 3.4 वर्कर बैंडविड्थ है नॉन टेक ग्रेजुएट्स की, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर की। यानी ये बैंडविड्थ है उन लोगों की जो नॉन टेक ग्रेजुएट हैं, पॉलिटेक्निक हैं और साथ ही साथ जो डिप्लोमा होल्डर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इनको अच्छे से स्किल सेट प्रोवाइड करवाया जाए, एक्सेसिबल मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाया जाए, सही पॉलिसीज बनाई जाए, गवर्नमेंट ध्यान दे, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई जाए तो मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अपने टैलेंट के बेस पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजर्वेशन दे दी आप, ये जो सोसाइटी में माइंड सेट है। तो ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है और बहुत अच्छा मुझे लगा, और ओपिनियन जब भी किसी न्यूज़पेपर में आता तो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अभी क्योंकि 21 कैटेगरीज हो गई हैं तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो रियल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, और सेंसस में लोगों को आप भी अपने आसपास अवेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिसेबिलिटी को रजिस्टर करवाएं। जब आपके घर कोई आएगा, नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा काम, तो अपनी डिसेबिलिटी को छुपाए ना, ताकि इस तरह की रिपोर्ट्स आएँ, गवर्नमेंट फिर सही स्ट्रेटजीज बनाए, राइट पॉलिसीज बनाए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल सके और साथ ही साथ लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकें। तो इस बार इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। ट्रेड्समैन मेट के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। इस पोस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2021 है। प्रतिभागी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही अपना आवेदन भेजें। कोरियर या बाय हैंड आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म व एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, www.indianarmy.nic.in। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। क्वालिफिकेशन 10th पास और इक्विवेलेंट। आवेदन पत्र इस पते पर भेजे जाने चाहिए। आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपो, अकरली क्रॉस रोड, नंबर 3, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400,101। आवेदन करने की आखिरी तारीख अगस्त 9, 2021 है। आइए अब नाबार्ड रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से ग्रेड ए पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक पद आरक्षित है। प्रतिभागी www.nabard.org के करियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।